फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में फिजिक्स का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 हमने करवाया था जिसमें यांत्रिकी और प्रकाश को कंप्लीट किया था। 3rd नंबर टॉपिक है चुंबकत्व। कुछ प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में और कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर तथा दक्षिण। उत्तर तथा दक्षिण। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है उसकी पारगम्यता। नेक्स्ट है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो यह उत्तर की तरफ। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? तो एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया और स्टेट के द्वारा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया और स्टेट के द्वारा। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है तो 18 डिग्री का। नेक्स्ट है मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं। वे प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों को। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है तो 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समानांतर। तांबा क्या है? तांबा जो है विद्युत अचुंबकीय है। चुंबकीय यामनोत्तर और भौगोलिक यामनोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय यामनोत्तर और भौगोलिक यामनोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं चुंबकीय दिक्पात। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव रहता है तो उत्तर दक्षिण दिशा में। डायनेमो या फिर विद्युत जनित के कार्य करने का सिद्धांत है तो इसका कार्य करने का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रभाव है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? तो परिणामी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर। लोहा का क्यूरी ताप 780 डिग्री सेल्सियस है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो दोनों किनारों पर आकर्षण शक्ति सर्वाधिक होती है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो सबसे कम होती है मध्य में। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? इस्पात के। वही अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। गौर करिएगा, अस्थायी चुंबक इस्पात के और अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो नर्म लोहे के। किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व कहाँ होता है? तो उसके ध्रुवों पर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर पर मीटर या फिर गॉस या फिर टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? एम्पियर पर मीटर या फिर गॉस या टेस्ला। टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित होती है? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित होती है? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता के कारण। टॉपिक नंबर 4 है विद्युत। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। शुष्क सेल क्या है? तो यह प्राथमिक सेल का उदाहरण है। शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग होता है सुरक्षा के लिए। यदि किसी तार की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड। शुष्क सेल बैटरी में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है?
विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। शुष्क सेल में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। किरचॉफ का धारा नियम आधारित है तो ऊर्जा संरक्षण पर 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह फैलता है। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसके नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषक। ट्रांसफार्मर किससे काम आता है? ट्रांसफार्मर किसमें काम आता है? तो केवल प्रत्यावर्ती धारा से। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो केवल प्रत्यावर्ती धारा से। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो केवल प्रत्यावर्ती धारा से। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है दिष्टकारी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा? तो रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अतिचालक। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा होता है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है तो यह है रेगुलेटर। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है? एक बार फिर से, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका क्या कारण है? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। पूरी वीडियो देखने का प्रयास करिएगा क्योंकि ये सारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं एग्जाम के पर्पज से। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो यह ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं तो समानांतर क्रम में। घरों में पंखे बल्ब यह सब किस क्रम में लगते हैं? तो समानांतर क्रम में। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो यह इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। समांतर प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर क्या अंकित होता है? तो यह अंकित होता है 6500 किलोवाट, 6500 केल्विन शायद होगा यहाँ पे। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? तो 10 के पावर 6 ओम। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? तो 10 के पावर 6 ओम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन से धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन से धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का। माइका क्या है? माइका ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। माइका क्या है? तो यह ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप समानता होता है तो 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो विद्युत धारा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है तो यह है सौर बैटरी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति विद्युत मोटर है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को कहते हैं तो इसे कहते हैं रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या फिर अपचयन करने के लिए। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है तो पारा, वाष्प तथा ऑर्गन। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से और जुड़ा भी रहता है। 2 विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलाम का नियम। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70%।
समान आवेशों में होता है, समान आवेशों में होता है विकर्षण, समान आवेशों में क्या होता है, विकर्षण होता है, वही असमान आवेशों में आकर्षण होता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तो तांबे के, तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं, तो तांबे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया गया है। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, ऑप्शन नंबर डी। डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वही विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है डायनेमो का कार्य है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है तो यह हो जाएगा विद्युत मोटर। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है तो यह बना होता है टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर डी। यूपी PCS में यह सब क्वेश्चन किया गया है। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? विद्युत का अच्छा सुचालक चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। छत्तीसगढ़ PCS यूपी PCS में क्वेश्चन किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितने यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त होती है? बताइएगा कितने यूनिट। जितना भी दिया रहेगा, जितना भी दिया हुआ रहेगा उससे आप लोग 1000 में भागा दे देंगे, डिवाइड करेंगे। 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, कितना यूनिट बचा? तो 1 यूनिट। नेक्स्ट है, 1 यूनिट दिया भी गया है। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगी, विद्युत खर्च होगी। बताइएगा, वही क्वेश्चन है। जितना भी दिया रहे उसे आप लोग ऊपर में गुना कर लें और नीचे 1000 से डिवाइड दे दें। कितना आ जाएगा? 1000 में भागा देंगे तो 1 आएगा। तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से, तो 1 गुने 5 5 रुपये। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा की। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वाटेज पर। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो, जिसका गलनांक कम हो। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टीन और सीसा का एक मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु में विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टीन और सीसा का एक मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होने चाहिए। बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज का गलनांक निम्न होता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अति चालक का लक्षण क्या है? तो उच्च पारगम्यता। अति चालक का लक्षण उच्च पारगम्यता। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है? तो यह एम्पियर है। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती है। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती है समान विभव पर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो टंगस्टन से। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, इस कारण से आवाज होती है। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का उष्मीय प्रभाव। फ्यूज तार किससे बनी होती है? तो टीन और सीसा की मिश्र धातु से। टीन और सीसा की मिश्र धातु से। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं उष्मा को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है।
शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई तो बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। एक धातु के ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु के गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती है। इसका कारण क्या है? तो पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। इस कारण से दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? कभी आप लोग पटरी देखे होंगे, दो पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अंदर स्थल में जल का क्या तापमान होगा? किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अंदर स्थल में जल का क्या तापमान रहेगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस। बर्फ बनी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि झील की तली पर बर्फ नहीं जम पाती है। इस कारण बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो इसे मापा जाता है पायरोमीटर के द्वारा, पूर्ण विकिरण उ तापमापी के द्वारा। पूर्ण विकिरण उ तापमापी के द्वारा। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता है। थर्मोकपल ताप युग्मक एल्कोहल द्वारा क्यों बनाया जाता है? थर्मोकपल एल्कोहल द्वारा क्यों बनाया जाता है? तो यह एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। इस कारण से सूर्य का ताप मापा जाता है तो पायरोमीटर तापमापी के द्वारा। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो यह दिया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड होगा। इसे एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो सेल्सियस स्केल पर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। उष्मा का सबसे अच्छा चालक है तो यह चांदी। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण के द्वारा। केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप है 310। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40 डिग्री पे। न्यूनतम संभव ताप है तो यह जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है किरचॉफ का नियम। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? तो किरचॉफ का। थर्मस फ्लास्क में उष्मा का क्षय रोका जा सकता है तो चालन, संवहन व विकिरण से। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम वही है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्योंकि लकड़ी जो होता है, लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है? अचानक ही गिलास क्या होता है? विस्तारित हो जाता है।
जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है? अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस, माइनस नहीं होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। शीतकाल में ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। पानी कब उबलता है? पानी कब उबलता है? जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तब। जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तब पानी उबलना प्रारंभ हो जाता है। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन के द्वारा। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़ा के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा, नो चेंज होगा। आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो यह संवहन कहलाता है। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने वाले जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होता है। देखते होंगे रोटी पकाते समय उसके जो अंदर का जो भाप हाथ में लगता है तो बहुत ज़्यादा ही जलन होती है। यह किस कारण से? तो गुप्त ऊष्मा होने के कारण से। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे प्रवर्तित करते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होती है क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। वोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है उसमें विकिरण को। वोलोमीटर उसमें विकिरण को मापता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। जितनी तेजी से लोहा है जो गर्म होगा उतनी ही तेजी से वो ठंडा भी होगा। यह कहलाता है कौन सा नियम? तो यह हो जाएगा किरचॉफ का नियम। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? तो जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है तो गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है यह क्वथनांक कहलाता है। द्रव में परिणत होगा तो गलनांक और वाष्प में बदलेगा तो क्या कहलाएगा? तो क्वथनांक। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन बीपीएससी में क्वेश्चन किया गया है, पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ता है। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले कम होता है उसके बाद बढ़ता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण की। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्न तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थान एवं दूरमिति में। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका कारण क्या है? तो पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वाष्पीकरण। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही। सूर्य की सतह का ताप होता है तो 6000 केल्विन। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा असंपीड़ित गैस को छोड़ने से। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा। ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कौन करेगा? तो काला और खुरदरा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट का तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
प्रेशर कुकर में खाना कम समय पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व को घटा देता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाले सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बेकलाइट का हैंडल होता है क्योंकि लकड़ी और बेकलाइट ऊष्मा के खराब संवाहक होते हैं। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता घटती है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो 27 डिग्री सेल्सियस। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात, तो ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। इस कारण से तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब बर्फ का अधिक भाग जल बन पाता है। नेक्स्ट है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण। 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता, इसका क्या कारण है? 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता, इसका क्या कारण है? गिलास के पानी को जमाने के लिए उसमें से कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल देनी आवश्यक है। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में वृद्धि क्वथनांक को बढ़ा देती है। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह है एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह हो जाएगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि मैं भी ऐसा करती हूँ। जब बिस्किट जो है मुलायम हो जाता है तो मैं भी फ्रिज में डाल देती हूँ, उसके बाद वो थोड़ा कुरकुरा हो जाता है। किस कारण से? तो फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। 2 कमीजों के बीच वायु की परत जो है रोधी के माध्यम के रूप में कार्य करता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इस कारण। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इस कारण से। हम लोग आगे देखने वाले हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 6 ध्वनि हो जाएगा। बायोलॉजी तो हम लोग कंप्लीट कर ही लिया है। ऊष्मा का यूनिट जूल हो जाएगा। ऊष्मा का यूनिट जूल। ताप का एसआई मात्रा केल्विन। जलप्रपात के अर्ध स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, इस कारण। जब किसी द्रव की 1 किग्रा मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी केवल उच्च तरंगदैर्ध्य को। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो साफ मौसम। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, चलिए इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। आज फिजिक्स को कंप्लीट करके ही रहेंगे, तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। आज बिल्कुल आराम से मैं चल रही हूँ क्योंकि आज मेरा फास्टिंग है, इस कारण से, इसलिए आप लोग परेशान ना होइएगा। अगर आप लोग बोरिंग महसूस कर रहे हैं तो फास्ट करके वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही रहेंगे? यह रहेंगे 40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? तो वही है -40 डिग्री। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर यह प्रयुक्त होता है? तो होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल।
ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग टॉपिक नंबर 6 देखने वाले हैं, ध्वनि। उसके बाद हम लोग देखेंगे ध्वनि के बाद, 1 मिनट रुक जाइएगा, ध्वनि के बाद विविध और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसे भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। प्राध्वनिक विमान ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वह अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता तो 45 डेसिबल। नेक्स्ट है, प्रसव तरंग मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। प्रसव तरंग मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। प्रसव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने। किसने? डाल्टन ने। शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि का निर्धारण। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना क्या कहलाता है? तो डॉपलर प्रभाव कहलाता है। 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होगा? बताइएगा। 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होगा? तो किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। किस तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग का। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर हवा, पानी, ग्रेनाइट तथा लोहा में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा में हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि सर्वाधिक जो गमन करती है या ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है तो अनुनाद है। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है व्यतिकरण। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो 30 मीटर। 30 मीटर। जब सेना पुल को पार करते तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है तो संभव अनुनाद के कारण। किसी ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो परावर्तन की। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो 664 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करके देख लीजिएगा। एक जैव पत्ती जिसमें प्रसरव ध्वनि का उपयोग किया जाता है, यह हो जाएगा सोनोग्राफी। कौन सी तरंगे शून्य में संचलन नहीं कर सकती? शून्य में संचलन ध्वनि नहीं करती है, निर्वात में गमन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि नहीं गुजर सकती। यहाँ पर दिया गया यदि VA, VW तथा VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग होगा तो देखिए सर्वाधिक जो होगा इस्पात में, उसके बाद होगा ठोस, उसके बाद द्रव, फिर जल, फिर उसके बाद वायु। ध्वनि नहीं गुजर सकती तो निर्वात से। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? यह कहलाता है सोनार। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो धातु में किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? यह कहलाती 80 डेसिबल। 80-90 डेसिबल हानिकारक कहलाती है। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? यह हो जाएगा रेडियो तरंग। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? यह हो जाएगा अवरक्त किरण। नेक्स्ट है कथन ए, कथन आर। अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्त ध्वनि प्रवर्तन हो सकता है। इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पराध्वनिक विमान कौन सी प्राघाती तरंग पैदा करती है? तो परश्रव्य तरंग पैदा करती है। इको साउंडिंग प्रयोग होता है तो समुद्र की गहराई मापने के लिए। इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि
उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है तो डेसिबल में। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी 332 मीटर पर सेकंड। स्टील, वायु, निर्वात तथा जल में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करती है? तो स्टील में, ठोस में। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 330 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का वेग का मान सबसे कम होता है तो गैस में, सबसे कम मान होता है गैस में। निर्वात में तो चलता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक भौतिकी। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो हो जाएगी 4। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो 1 है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। किसी तत्व की परमाणु संख्या है तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कण पे। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कण। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है नियंत्रित होता है जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होता है। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होता है। इसके द्रव्यमान लगभग बराबर होता है तो हीलियम के 1 परमाणु के। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट 60 गामा किरण। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। लेजर बीम सदा होती है अपसारी बीम। लेजर बीम सदा होती है अपसारी बीम। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत निर्देशक होती है कहलाती है लेसर। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत निर्देशक हो कहलाती है लेसर। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं तो नाभिक के भीतर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऐसे 2 तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो इसे कहते हैं समभारिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग जिसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है यह हो जाएगा जीवाश्मों की। परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर भारी पानी का तालाब है। परमाणु रिएक्टर क्या है? तो भारी पानी का तालाब है। पता नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि द्वारा। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी रेडियोधर्मिता की। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन के द्वारा। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो एक दिशा में। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। ट्रांजिस्टर के संविरचन में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप बनी होती है तो सिलिकॉन का। ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज के सिद्धांत के आधार पर की? यूरेनियम विखंडन के आधार पर। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो वर्ण विक्षेपित विकिरण। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है तो रॉकेट में। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अतिचालकता। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो अतिचालकता। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो जर्मेनियम।
एक टीवी सेट को चलाने के लिए किसका टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का। सूक्ष्म तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में दिया गया है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। बीपीएससी क्वेश्चन किया गया है बीपीएससी में। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेल होता है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, वही परमाणु बम अनियंत्रित। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, यह थोरियम है। कल्पाकम प्रसिद्ध है तो यह परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। कल्पाकम के फास्ट फ्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग लाया जाता है? तो द्रवित सोडियम। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद समांतर टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते, इसका कारण है पृथ्वी की वक्रता। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविमीय चित्र होलोग्राफी से। लेजर बीम का उपयोग होता है गुर्दे की चिकित्सा में। लेजर अथवा किसी सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध संवृत्त कहलाती है, यह कहलाती है होलोग्राफी। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन लगा। लेजर अथवा किसी सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध संवृत्ति कहलाती है, तो यह होलोग्राफी। लेजर किरण होती है तो केवल एक रंग की। लेजर किरण केवल एक रंग की होती है। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है? समस्थानिक। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। हाइड्रोजन बम आधारित है तो नाभिकीय संलयन पर। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया फर्मी ने। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है KAR विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बेरियम एक उपयुक्त रूपों में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है। इसमें क्षेत्र में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरण। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? अस्थि को। अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? समान तापमान पर। एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। पहले तापयानिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो J.A. फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 8 और लास्ट टॉपिक है विविध। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है तो 0.51। एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? एक माइक्रोन में कितने मीटर? तो 10⁻⁻6 मीटर। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो 0.24। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? तो 10⁻³ मीटर। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तित होता है। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो बैटरी। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर है? 159 लीटर का। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर है? तो 159 लीटर का। कौन सा वैज्ञानिक अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? कौन सा वैज्ञानिक अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? तो विलियम हेनरी ब्रैग। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जा सकती है? लगभग 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। एक नैनोमीटर बराबर होता है तो 10⁻7। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻7 सेंटीमीटर। एक बार इसमें कंफर्म करिएगा। 1 किलो कैलोरी उसमें का मान होता है तो 4.2 × 10⁻3 जूल। 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है 3 × 10⁻9 जूल। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 नैनो सेकेंड बराबर होता है 10⁻9 सेकेंड। नैनोमीटर बराबर 10⁻7
सेंटीमीटर सही है। एक एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं? तो 10⁻10 मीटर। एक अश्व शक्ति में होते हैं 746 वाट। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो तापमान को स्थिर रखना। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई टेंशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहता है? तो डिक्टाफोन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो अविष्कृत कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो एस चंद्रशेखर ने। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 0.001 mm का। 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है? तो 9.8 न्यूटन। एक प्रकाश वर्ष किसके सर्वाधिक समीप है? तो 10⁻15 मीटर। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? तो 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यह हो जाएगा वैलेंटीना तेरेस्कोवा। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीना तेरेस्कोवा। और भारत की मच्छेंद्र पाल। वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है खदानों के भेदन में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। शुष्क बर्फ का हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। जीन थेरेपी रक्त रोगों का उपचार। क्रायोनिक्स पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जनन। कोबाल्ट 60 कैंसर का उपचार। ऑप्शन नंबर सी। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 1000 मीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर। 1 फैदम बराबर होता है 1.80 किलोमीटर। 1 मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर। 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर। 1 बार बराबर होता है तो 10⁵ पास्कल। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष होता है। टैक्योन से तात्पर्य है प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया आइंस्टीन ने। किसने दिया? आइंस्टीन ने। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो एक्टिवोमीटर कहते हैं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? एस चंद्रशेखर के नाम पे। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्रोटॉन। पायरोमीटर किसे मापने में प्रयोग लाया जाता है? पायरोमीटर उच्च तापमान। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए? तो एक्स किरण उत्पन्न करने के लिए। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो ओ राइट और डब्ल्यू राइट बंधुओं ने। थोरियम का मुख्य स्रोत है मोनाजाइट। रेडियम का आविष्कार किसने किया? रेडियम का आविष्कार तो मैडम क्यूरी ने 1898 में। CFL का पूरा रूप क्या है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम 24 का। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो सक्रियता की। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। सौर सेलों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो प्रदूषण मुक्त अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। अब विभिन्न यंत्र दिया गया है। सापेक्ष आर्द्रता से हाइग्रोमीटर। मैनोमीटर गैसों का दाब। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर। मैनोमीटर से गैसों का दाब। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। ऊंचाई नापने में अल्टीमीटर। भूकंप सिस्मोग्राफ। वर्षा की अम्लता pH मीटर। वायु की गति एनीमोमीटर। विद्युत गति एमीटर। दबांतर पायरोमीटर। घूर्णन की गति टैकोमीटर। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर। समुद्र की गहराई फैदोमीटर। परम ताप केल्विन स्केल और दाब मिलीबार स्केल। क्लियर? इसे आप लोग याद कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकेंगे। फिजिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया साइंस में, और बायोलॉजी को अब रह गया है केमिस्ट्री को भी मैं करवा दूंगी। आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा। जहाँ तक होगा आप लोग शेयर भी किया करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।